नमस्कार। आज हम इस वीडियो के अंदर 2 राशियों की चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि बाकी 10 राशियों की चर्चा मेष से लेकर मकर तक हम पिछले वीडियोस में कर चुके हैं। आज की 2 राशियां हैं कुंभ और मीन। ये 2 राशियों की चर्चा करने के बाद आज जो अगले वीडियो से ग्रहों के बारे में शुरुआत करनी है, सूर्य चंद्र मंगल बुध आदि ग्रहों के बारे में, उनकी चर्चा करने से पहले उनकी नैसर्गिक शुभता और अशुभता को जान लेना बहुत जरूरी है। तो आज इस वीडियो में राशियों के बाद उन ग्रहों की नैसर्गिक शुभता और अशुभता की भी चर्चा करेंगे। कौन सा ग्रह अशुभ है, कौन सा शुभ है, कौन सा कब अशुभ हो जाता है किसी खास परिस्थितियों में, उसकी चर्चा होगी। तो आइए शुरुआत करते हैं। आज की जो राशि, पहली राशि है कुंभ। कुंभ का अगर बेसिक स्वभाव देखें तो आपके सामने मैंने चार्ट में लिख दिया है, बना दिया है। आप कुंभ का जो बेसिक तत्व होता है वो वायु तत्व होता है। ये वायु तत्व प्रधान राशि होती है। अगर किसी राशि के जन्म पत्री के अंदर कुंभ पीड़ित होगा तो शरीर के अंदर वायु दोष का होना स्वाभाविक ही है। स्वभाव स्थिर स्वभाव के लोग होते हैं, ज्यादा भागदौड़ करने वाले नहीं होते। पुरुष संज्ञक राशि है, शूद्र जाति है इसकी, क्रूर है, दिन में बली होती है ये राशि, अदृढ़ शरीर है, क्योंकि कुंभ का स्वरूप एक मटके का स्वरूप है। तो मटके के अंदर वैसे ही कोई प्राण तो होते नहीं, मिट्टी का बना होता है, तो अदृढ़ शरीर है। सलेटी रंग इसको दिया गया है। गर्म प्रकृति का है, उष्ण प्रकृति का है। शब्द इसका खंड खंड है। खंड मतलब किसी शब्द को टुकड़े टुकड़े में बोलना। दूसरी अगर इसकी प्रकृति देखें, वायु प्रकृति तो थी, बट जो बेसिकली जो हम 3 प्रकृतियां देखते हैं आयुर्वेद के अंदर, तो ये तीनों प्रकृति प्रधान है। वात भी है, कफ भी है और पित्त भी है। इसकी दिशा कुंभ राशि की पश्चिम है। शीर्षोदय राशि है, अतः शुभ राशि गिनी जाती है। अपद राशि है क्योंकि इसके कोई पैर नहीं होते, मटका है, कुंभ है तो पैर तो है ही नहीं। निशान इसका इस तरीके से जैसे कि कोई 2 लहरें सी बनी हुई हो। कुंभ राशि काल चक्र की 11वीं राशि है। जैसे यहां मैंने लिखा भी है एक्वेरियस 11 और कुंभ 11, क्योंकि इंग्लिश का नाम इसका कुंभ का एक्वेरियस है, हिंदी में कुंभ बोलते हैं। तो जन्म पत्री में जहां कहीं भी 11 का अंक लिखा हो तो आप जान सकते हैं कि वहां पर कुंभ राशि है। कुंभ राशि का विस्तार 300 डिग्री से 330 डिग्री तक का होता है। कुंभ राशि के स्वामी शनि होते हैं। कुंभ राशि के अंदर धनिष्ठा के 2 चरण आ जाते हैं, शतभिषा के 4 चरण आते हैं और पूर्व भाद्रपद के 3 चरण आते हैं। इस तरीके से कुंभ राशि के अंदर 9 चरण आ जाते हैं 3 नक्षत्रों के। कुंभ राशि के अंदर कोई भी ग्रह उच्च का या नीच का नहीं होता, सिर्फ शनि स्वग्रह ही होते हैं। उच्चता और नीचता इसमें किसी ग्रह की नहीं होती है। कुंभ एक मटके को रिप्रेजेंट करता है, जैसे मैंने भी आपको बताया था, क्योंकि इसके पैर कोई नहीं होते, क्योंकि मटका है, मटके के कोई पैर होते नहीं है। कुंभ का स्वामी शनि है, तो शनि के सारे गुण कुंभ राशि के अंदर आ जाते हैं। शनि के क्या क्या गुण हैं? शनि इंट्रोवर्ट है, शनि मेहनती है, शनि मजदूर है, शनि किसान है। तो शनि, ये सारी गुण इसके अंदर शनि के आ ही जाते हैं। अगर शरीर में देखा जाए तो कुंभ राशि का स्थान पिंडलियों के ऊपर आता है। मकर राशि घुटने होते हैं और घुटनों से थोड़ा सा नीचे जो पिंडलियां हैं वहां पर कुंभ राशि का अधिकार है। वैसे अगर बाजार के अंदर आप देखेंगे तो जुआ घर होंगे, जो शराब खाने, बार जिसे बोलते हैं, कसिनोस बोलते हैं जुआ घर को, तो उनके ऊपर शनि का प्रभाव होता है। शनि का स्वामित्व, शनि का रहने का स्थान, कुंभ राशि के रहने का स्थान इन बार घर और कसिनोस के अंदर होता है। कुंभ के बाद अगला नंबर आता है मीन राशि का, हमारे सौर मंडल की अंतिम राशि, 12वीं राशि। इसका जो बेसिक स्वभाव है, इसका तत्व जल होता है। द्विस्वभाव राशि है, ये ड्यूअल कैरेक्टर होता है। स्त्री संज्ञक है, ब्राह्मण वर्ण है इसका, जाति इसकी ब्राह्मण की है। सौम्य स्वभाव की है। जैसे आपको बताया कि जो सम राशियां होती हैं वो सारी सौम्य होती हैं, जो इवन राशियां होती हैं, विषम राशियां होती हैं, वो सारी क्रूर होती हैं। तो 12 नंबर की राशि है तो सौम्य है, रात्रि बली होती है। शरीर इसका दृढ़ है, क्योंकि मीन मछली को रिप्रेजेंट करता है। मछली के अंदर कोई बहुत ज्यादा ताकत होती नहीं है, तो शरीर इसका दृढ़ कमजोर सा होता है।
इसका जो रंग होता है ये भूरा होता है, वब्रू। शीत प्रकृति की, ठंडी प्रकृति की है। शब्द इसके हीन होते हैं क्योंकि ये बोलती नहीं है, सिर्फ हल्की सी कोई हमिंग साउंड वगैरह होती है। प्रकृति इसकी कफ है, जल तत्व की राशि है तो कफ प्रकृति प्रधान है ये। उत्तर दिशा इसकी है मीन राशि की, ये उभयोदय है। बाकी आपकी जो 1 से लेकर 11 तक जितनी भी राशियां थी वो सारी या तो शीर्षोदय होती थी या पृष्ठोदय होती थी। इकलौती ये एक राशि है जो उभयोदय है। उभयोदय का मतलब ये आगे से भी खड़ी होती है और पीछे से भी खड़ी होती है, ये दोनों तरफ से इसका कोई खड़े होने का वो सिस्टम एक नहीं है कि आगे से होगा या पीछे से होगा, जैसे किसी जानवर का या किसी इंसान का होता है। तो ये उभयोदय राशि है। पैर इसके होते नहीं है, मछली है पैर में तैरती है, तो ये जलचर है। निशान इसका कुछ इस तरीके से बना होता है जो मैंने आपके बना के दिखाया गया है। मीन राशि काल चक्र की अंतिम राशि है, अर्थात 12वीं राशि है। इसका विस्तार काल चक्र के अंदर 330 डिग्री से लेकर 360 डिग्री तक होता है। इसके स्वामी बृहस्पति होते हैं तथा मीन राशि के अंदर बुध नीच के हो जाते हैं और शुक्र उच्च के रहते हैं। उच्च के शुक्र वालों का खास स्वभाव वही होता है कि उनको हर तरीके की लग्जरी मिलती रहती है, उनके पास मकान भी होते हैं, वाहन भी होते हैं और घर के सुख भी पूरे मिलते हैं। तो शुक्र इसमें उच्च के होते हैं। मीन राशि के अंदर पूर्व भाद्रपद का 1 चरण आता है, उत्तर भाद्रपद के 4 चरण आते हैं और रेवती के 4 चरण आते हैं। इस तरीके से ये 9 चरण मीन राशि के अंदर आ जाते हैं और इस तरीके से 12 राशियां और 27 नक्षत्रों का पूर्णांत जो अंत होता है वो इसी मीन राशि के अंदर जाके हो जाता है। इसके बाद कोई राशि नहीं, कोई नक्षत्र नहीं, दोबारा वापस से गिनती मेष से शुरू होगी। मीन राशि पर चूंकि बृहस्पति का अधिकार है तो ये लोग मीन राशि के अंदर बृहस्पति के सारे गुण आ जाते हैं। ये आध्यात्मिक होते हैं, दयालु होते हैं, करुणामय होते हैं, दान धर्म के अंदर विश्वास रखते हैं, लोगों की मदद करने के अंदर विश्वास रखते हैं। टीचिंग इनका खास पैशन होता है, टीचिंग के अंदर जा सकते हैं ये, बैंकिंग के अंदर जा सकते हैं, इंश्योरेंस कंपनी के अंदर जा सकते हैं, जुडिशरी के अंदर जा सकते हैं, क्योंकि बृहस्पति एक आदर्शवाद है, आइडियलिज्म है। बृहस्पति का अच्छा होना एक आदर्शवाद को बढ़ावा देता है। अगर बृहस्पति कुंडली के अंदर कमजोर हो जाता है तो बंदे के अंदर, व्यक्ति के अंदर आदर्शवाद नहीं रहता, एक किसी की चीज का आइडियलिज्म नहीं होता। मीन राशि वाले लोग स्वभाव से फ्रेंडली होते हैं। मीन राशि का जो रहने का स्थान होता है वो होता है ब्राह्मणों का घर, मंदिर, धार्मिक स्थान। इस जगहों पर ये मीन राशि पाई जाती है। समुद्र, क्योंकि मीन राशि है मछली को रिप्रेजेंट करती है तो समुद्र मीन राशि के स्थान हो जाते हैं। शरीर के अंदर मीन राशि का स्थान पैरों के अंदर होता है, पिंडलियों से नीचे पैरों तक। मेष से शुरू करते हैं तो सिर होता है और जब 12वीं राशि अंतिम राशि आती है तो पैर हो जाते हैं। तो इस तरीके से हमारा पूरा शरीर 12 राशियों के अंदर बटा हुआ होता है। तो इन 12 राशियों की चर्चा हो गई और यहाँ 12 राशियां खत्म हो रही हैं। अब अगले वीडियो में ग्रहों के बारे में शुरुआत करनी है, तो उसको शुरुआत करने से पहले मैं आज आपको ग्रहों की नैसर्गिक शुभता और अशुभता के बारे में बता देना चाहता हूं। जब अगले वीडियो में ग्रहों की बात होगी तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये ग्रह शुभ क्यों हैं और ये ग्रह अशुभ क्यों हैं। जो नैसर्गिक शुभ ग्रह माने गए हैं वह चंद्र, बुध, शुक्र और बृहस्पति माने गए हैं। जो नैसर्गिक अशुभ ग्रह हैं वो है मंगल, शनि, राहु और केतु। सूर्य को ना तो शुभ माना गया ना अशुभ माना गया है, इसको क्रूर ग्रह माना गया है। बट जो ये नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं इसमें भी एक कंडीशन है, एक शर्त है। ये चंद्रमा और जो बुध हैं ये अपनी स्थिति के अनुसार अशुभ भी हो जाते हैं कभी कभी। शुक्र और बृहस्पति शुभ ग्रह है ही, मंगल, शनि, राहु और केतु अशुभ ही ग्रह हैं, सूर्य क्रूर है। बट जब चंद्रमा और बुध के बारे में बात करें इसकी कंडीशंस अलग क्या होती हैं। जब चंद्रमा पाप ग्रहों के प्रभाव के अंदर होता है, मतलब पाप ग्रहों के साथ हो या पाप ग्रहों से देखा जाता हो, तो चंद्रमा अशुभ हो जाता है, एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये होती है चंद्रमा कृष्ण पक्ष की अष्टमी से लेके, कृष्ण पक्ष की जब अष्टमी आती है उसके बाद अमावस्या आती है, उसके बाद शुक्ल पक्ष की अष्टमी तक चंद्रमा को अशुभ माना गया है, मतलब 15 दिन। बट इसमें भी कई कंडीशंस हैं। कई लोग अमावस्या से
2 दिन पहले और अमावस्या के 2 दिन बाद तक इसको अशुभ मानते हैं। कई लोग इस चंद्रमा को कृष्ण पक्ष की दशमी से लेके शुक्ल पक्ष की पंचमी तक 10 दिन के लिए इसको अशुभ मानते हैं। तो ये एक अनुभव की बात है। मोस्टली जो चंद्रमा अशुभ होता है ये उसी 10 दिनों के लिए ही होता है, कृष्ण पक्ष की दशमी से लेके शुक्ल पक्ष की पंचमी तक। बुध होता है ये संघ के साथ होता है, बुध पारा है, बुध का स्वभाव अपने साथ के जिन ग्रहों के साथ होता है उसी के हिसाब से शुभ या अशुभ हो जाता है। जब ये शुक्र बृहस्पति या चंद्र के साथ रहेगा तो ये शुभ ग्रह होगा, मंगल शनि राहु के साथ रहेगा तो ये अशुभ ग्रह हो जाएगा। सूर्य के साथ हो पर ये अस्त नहीं होना चाहिए, पर कई लोग बुध का अस्त होना अशुभ नहीं मानते। तो बुध को जो शुभता और अशुभता है वो संघ के साथ है, उसको किस ग्रह की संगत मिली हुई है। तो ये नैसर्गिक शुभता और अशुभता का जानना बहुत जरूरी था। जब बाकी अगले वीडियो के अंदर ग्रहों की पूरी विस्तार से जब चर्चा होगी तो आपको इसका पता होना जरूरी होता है। इसका इस्तेमाल वहां पर भी होता है कि जैसे चंद्रमा प्रथम भाव के अंदर है तो कैसा रिजल्ट देगा, किस ग्रह के साथ है तो कैसे रिजल्ट देगा, दूसरे भाव के अंदर है तो कैसे रिजल्ट आएंगे। तो इस तरीके से इनके रिजल्ट चेंज होते रहते हैं, परंतु ये अपना नैसर्गिक शुभ और अशुभ प्रभाव नहीं छोड़ते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो के अंदर चर्चा होगी ग्रहों के बारे में और विस्तार से होगी।